प्यारे फ्रेंड्स, कल हमने 6th एपिसोड सीक्रेट घर जमाई में देखा कि किस तरीके से समर ने बख्तावर के साथ लड़ाई की और वहां से 1 करोड़ रुपए भी वो लेकर प्राची के साथ प्रणव के ऑफिस में पहुंच गया था। प्रणव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये एक इंसान बख्तावर से पैसा आखिरकार ले कैसे आया। प्रणव अभी भी बदतमीजी पर उतारू था। वो ये नहीं देख रहा था कि इन दोनों ने मिलकर आखिरकार पैसे तो लेकर ही आएंगे। पहले उसने प्राची के साथ बदतमीजी की और उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और ज्यादा दबाव दिया, लेकिन तभी समर ने मना किया कि वो ऐसा नहीं करेगी और वो उसकी बात नहीं मानेगी। तो वो उसको भी बड़े ही गुस्से और बदतमीजी से बात करने लगा है। दोस्तों, अब आगे आज के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। सीक्रेट घर जमाई कहानी आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जो मेरे प्यारे फ्रेंड्स नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कहानी जब भी आप सुने तो हमेशा एक लाइक हमेशा जरूर से जरूर करें और एक शेयर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहानी को जरूर कर दें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और हम बीच में कल के जो हमारे नए नए व्यूअर जुड़े हैं जो कहां कहां से हमारी वीडियो देखते हैं उनका भी अनाउंसमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं कहानी। जैसे ही समर उसकी ओर बढ़ा, प्रणव का चेहरा बदल गया। उसने उसे जोर से चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं सीईओ को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और तुम्हें जॉब से भी निकलवा दूंगा। लेकिन यह सुनकर समर ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक आ रही थी। उसे ऐसे घटिया लोग पसंद नहीं थे जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, भले ही मेरी जॉब चली जाए पर मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी तो पिटाई होकर रहेगी दोस्त। और ये कहते हुए उसने अचानक अपना दाहिना पैर उठाया और बिजली की स्पीड से प्रणव के पेट पर किक मार दी। उसकी इस किक से प्रणव अपनी जगह से उड़ा और दरवाजे से जा लगा। इधर ऑफिस का दरवाजा खुल गया। वो 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ता हुआ ऑफिस के बाहर जाकर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। उसने अपना मुंह खोला और खून थूका। उसका चेहरा नीला पड़ गया। वो बहुत देर तक उठ भी नहीं पाया। वहीं पड़ा पड़ा समर को हैरानी से घूर रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि कोई आदमी इतना पावरफुल आखिरकार हो कैसे सकता है। प्रणव को ऐसे गिरता हुआ देखकर सेज डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज भागकर उसके पास आई। उन्होंने वहां पर जब समर को देखा तो सभी को झटका लग गया। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार समर ने प्रणव को क्यों मारा। सभी एम्प्लॉइज उनके आसपास में उनके बारे में ही फुसफुसाने लगे। तभी एक ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये क्या है, समर ने प्रणव मैनेजर को मार दिया, आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी किसी दूसरे ने कहा, भाई ये क्या हो रहा है, मैनेजर प्रणव उसके सीनियर है, वो उसको कैसे पीट सकता है, क्या इसको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। तभी एक ने डरते हुए कहा, ओह, मैंने तो नहीं सोचा था कि आदमी इतना वायलेंट होगा, अच्छा हुआ मैंने इससे के साथ कभी पंगा नहीं लिया। कुछ लोग प्रणव के खिलाफ भी थे। तभी उनमें से एक ने कहा, सही किया, ये मैनेजर अक्सर अपनी पोस्ट का फायदा उठाता है, लोगों को धमकाता है, उनको अपनी पोस्ट का बहुत घमंड था ना, इसलिए इसकी पिटाई हुई है। बहुत अच्छा काम किया दोस्त। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज दोनों की तरफ इशारा करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। उनको प्रणव के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। उनको तो बस गॉसिप का टॉपिक मिल गया था। उसकी बातें सुनकर साफ साफ पता चल रहा था कि सेल्स डिपार्टमेंट में प्रणव की कुछ खास इज्जत थी नहीं। भले ही प्रणव को कितनी भी मार क्यों न पड़ी हो, उसकी कितनी भी चोटें क्यों न लगी हो, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे आ नहीं रहा था। समर प्रणव के सामने आया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, प्रणव, क्या तुम अब भी प्राची को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मजबूर करोगे? प्रणव उसकी आवाज सुनते ही कांप उठा। उसे यकीन हो गया था कि अगर उसका जवाब समर को पसंद नहीं आया तो यह आदमी शायद उसे फिर से पीटेगा। इसलिए उसने सिर झुकाया और हार मानते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। समर ने हल्के से मुस्कुराया और उसे धमकी देते हुए बोला, वेरी गुड, लेकिन एक बात याद रखना,
अगर मुझे पता चला कि तुमने अगली बार फिर कुछ ऐसा किया है तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और उसे फिर से अनदेखा करते हुए प्राची की ओर मुड़ गया और मुस्कुराते हुए बोला, प्राची, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो गई है ना? ये तुम्हें आगे कोई परेशान नहीं करेगा। अब चलो, चलो यहां से। और ये कहते हुए उसने प्राची का हाथ खींच लिया और अपने साथ बाहर ले गया। काम से छुट्टी का समय लगभग हो ही गया था, इसलिए वो प्राची को लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया था। उनके आसपास के सभी लोग समर से डरे हुए थे। वो डर के मारे चुपचाप उनके रास्ते से हट रहे थे। प्राणों का चेहरा टेढ़ा हो गया था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की किरण चमक उठी। उसने समर को जाते हुए देखकर मन ही मन कहा, समर, अभी तो तुम जीत गए, लेकिन देखना, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। भले ही वो अभी हार गया था, लेकिन सिर्फ ऐसा इसलिए क्योंकि वो समझ गया था कि वो ताकत से तो समर को हरा नहीं सकता, लेकिन एक व्यक्ति को बर्बाद करने के और कोई भी तरीके होते हैं। क्योंकि वो इस शैतान से ताकत में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने भी समर से बदला लेने के लिए कुछ और तरकीब अपनाने के बारे में सोचने लगा। इधर प्रणव ये सब सोच रहा था, तभी उधर समर प्राची को लेकर कंपनी बिल्डिंग से बाहर आ गया था। उसके पीछे पीछे आ रही प्राची का आकर्षक चेहरा लगभग लाल हो गया था। उसने समर की ओर देखा और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू समर, मेरी हेल्प करने के लिए। वो जानती थी कि अगर उसके साथ समर न होता तो ईगल गैंग से डूबे हुए 1 करोड़ रुपए वसूल कर पाना तो दूर की बात, बल्कि प्रणव से तंग आकर उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती। ये समर ही था जिसने उसे प्रणव से बचा लिया था। समर ने उसके चेहरे को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, पागल, इसमें थैंक यू कहने वाली कौन सी बात है? हम तो फ्रेंड्स हैं ना। फिर एक दोस्त को तो दूसरे दोस्त की हेल्प करनी चाहिए ना। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? लेकिन प्राची वो कुछ और ही सोच रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या क्या सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड? मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती समर। फिर भी उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया और दबाते हुए समर से कहा, समर, तुम्हें पता है हमारी कंपनी में एक रूल है, ज्वेलरी सेल करने पर 5% और कर्जा वसूलने पर हमें 1% कमीशन मिलता है। तुमने आज ईगल गैंग से कंपनी के डूबे हुए 1 करोड़ रुपए निकलवाए हैं और जिसका कमीशन 1 लाख रुपए बनता है। चलो वो लेने चलते हैं। तभी वो वापस कंपनी की ओर मुड़ने लगे। तभी उसे याद आया कि अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया है, इसलिए उसने अपना सिर खुजाते हुए समर से कहा, ओह यार, अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया। कल हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में चलेंगे, मैं तुम्हें तुम्हारा कमीशन दिलवा दूंगी। समर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम दोनों कल सुबह चले जाएंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट में तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। उसके बाद उन्होंने कुछ देर और बातें की, फिर वो अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। प्राची से अलग होते ही समर ने पैदल जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। पैदल चलने के भी अपने ही फायदे थे। एक तो एक्सरसाइज होती थी और दूसरा ये कि वो इंदौर शहर के नज़ारे देख सकता था। कियारा अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ थी और स्वाभाविक रूप से उसे पैदल चलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास गाड़ी थी और वो भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां। वो भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकली। शाम 7 बजे गाड़ी चलाकर घर पहुंच गई। सर्दियों के दिन बहुत छोटे थे, जिस वजह से आसमान जल्द ही काला हो गया था और जब तक कियारा ने अपनी कार गैरेज में पार्क की तब तक बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। हालांकि स्ट्रीट लाइटें तो चमक रही थी, लेकिन वह उसके विला को रोशन नहीं कर पा रही थी। कियारा ने अपनी चाबी निकाली, दरवाजा खोला और उसने देखा कि विला के अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। उसने घर के अंदर प्रवेश करते ही लाइट स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। कियारा के आकर्षक चेहरे पर उलझन की एक झलक आ गई। वो हैरान होते हुए बड़बड़ाई, ये लाइट को क्या हो गया? क्या ये बल्ब खराब हो गया है? उसके विला में जितने भी बल्ब थे वो सभी बेहतरीन क्वालिटी के थे। वो पहले कभी खराब नहीं हुए थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये बल्ब जल नहीं रहे थे। चूंकि ये बल्ब नहीं जल रहा था, इसलिए वो सिर्फ दूसरी लाइटें जलाकर देखने लगी। वो एक के बाद एक 3 अन्य बल्ब के भी लाइट स्विच दबाती, लेकिन कोई भी नहीं जला। जब एक भी नहीं जला तो उसने आखिरकार एहसास हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। विला के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत या महल हो।
इसलिए वो बहुत डर गई। कियारा को लगा कि विला के अंदर कुछ सामान्य नहीं है। जब वो मुड़ी और जाने के लिए तैयार हुई, दरवाजा पोंग की आवाज करते हुए बंद हो गया। दरवाजा की आवाज सुनकर कियारा और भी डर गई। उसका आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए फुसफुसाई, "हम्म, ये अब दरवाजा किसने बंद किया है? अभी तो हवा भी नहीं चल रही। इसका मतलब किसी ने दरवाजा बंद किया है और विला में अंदर शायद कोई है।" उसे पहले ही एहसास हो गया कि अंदर कोई अजनबी घुस गया है। लेकिन निपानिया पैलेस इंदौर का सबसे अच्छा इलाका था। यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। अंदर जाने या बाहर निकलने के लिए बाहर एंट्री करनी जरूरी थी। ऐसे कोई भी सोसाइटी के अंदर घुस नहीं सकता था। लेकिन ये कौन था? कैसे उसने गार्ड को चकमा दिया और कैसे उसके विला में बिल्कुल सफलतापूर्वक घुस गया? उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने ऐसे ही थोड़ा डरते डरते चिल्लाते हुए पूछा, कौन है? घर में कौन है? प्लीज सामने आकर बात करो। लेकिन उसकी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। उसने एक बार फिर हिम्मत करते हुए थोड़ा धमकी भरे अंदाज में कहा, देखो देखो, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चुपचाप बाहर आ जाओ। कौन हो? कियारा की बोहें तन गई। उसने पुलिस को बुलाने के लिए अपना सेल फोन निकाल लिया। तभी अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई, हे, गलती भी मत करना पुलिस को बुलाने की, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगी। और इस आवाज ने कियारा को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि अब उसे बिल्कुल पता चल गया था कि कमरे के अंदर कोई तो है। इसलिए कियारा का पीला चेहरा थोड़ा सा शांत हो गया। उसने उस आवाज की दिशा में देखने की कोशिश करते हुए कहा, कौन हो तुम? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अगर तुम्हें किसी ने मुझे किडनैप करने के लिए पैसे दिए तो प्लीज कुछ ऐसा मत करना। मैं तुम्हें उससे 2 गुने पैसे दे सकती हूँ। वो जानती थी कि मार्केट में उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और ये कॉम्पिटिटर पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे को किडनैप भी कर सकते हैं। और कुछ समय पहले एक कंपनी के सीईओ को एक कॉम्पिटिटर ने किडनैप करवा लिया था। अंत में उन्होंने उसे मार डाला और उसके शव को नदी में फेंक दिया था। लेकिन सामने वाली लड़की ने कियारा का ऑफर रिजेक्ट करते हुए कहा, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। और उसकी ये बात सुनकर कियारा ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन लेकिन मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? सामने से फिर आवाज आई, सच कहूं तो मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। मेरी दुश्मनी तो तुम्हारे पति के साथ है, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो और स्वाभाविक रूप से तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा ना। और उसकी आवाज में एक जानलेवा ताकत थी जिससे कियारा की हड्डियां तक कांप गई थी। कियारा ने अपने डर को दबा दिया और अंधेरे में अजनबी से जोर जोर से कहा, मेरा मेरा पति बहुत अच्छा फाइटर है और मेरा सुझाव है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। अगर तुम उनके घर आने तक इंतजार करोगी तो निश्चित ही तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। जिस हाथ में वो अपना बैग पकड़े हुई थी वो कांप रहा था, डरी हुई थी और बस यही उम्मीद कर रही थी कि जल्द से जल्द समर आ जाए। तभी लिविंग रूम की लाइट चल पड़ी। कियारा को अपने सामने एक स्किन फिट ब्लैक आउटफिट पहने एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की लगभग 5.5 फीट की थी। उसका चेहरा ठंडा था और आंखें उल्टे त्रिकोण के जैसी थी। उसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और वह एक जानलेवा आभा छोड़ रही थी। घर के सर्किट ब्रेकर स्विच पर उस काले कपड़े वाली लड़की ने नीचे खींच दिया था। इसलिए जाहिर सी बात है घर में लाइट नहीं थी। उसने अभी अभी इसे फिर से ऊपर कर दिया और इसलिए अब लाइट ऑन हो गई थी। उस लड़की का चेहरा देखने के बाद कियारा का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने काले कपड़े वाले लड़की को पहचान लिया था। ये पॉइजनस स्पाइडर थी जिसने कल पूरे मोहल्ले के साथ में उसको समर को मारने की कोशिश की थी। तभी कियारा के मन में एक विचार आया। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, अरे अरे नहीं, अगर समर वापस नहीं आया तो ये मुझे सच में मार डालेगी। ये सोचते ही कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा डर गई थी। इस समय भगवान से एक ही इच्छा मांग रही थी कि जल्द से जल्द समर वापस आ जाए और उसे उस स्थिति से बचा ले। पहले तो समर का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब वो वास्तव में थोड़ा थोड़ा और उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। लेकिन वास्तविकता कठोर थी और उसकी इस इच्छा पूरी नहीं हुई और समर अभी तक आया ही नहीं था।
अब मैं क्या करूंगी? मुझे क्या करना चाहिए? कियारा बिल्कुल हताश हो गई थी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। क्या वो यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी? उसने खुद को अंदर से मोटिवेट करते हुए मन ही मन कहा, कियारा, तुम ऐसे हार तो नहीं मान सकती ना। तुम्हें लड़ना ही होगा। कियारा ने अपने अंदर के डर को दबाते हुए सामने खड़ी लड़की को लालच देने की कोशिश करते हुए कहा, तुम तुम पॉइजन स्पाइडर, अगर तुम यहां से चली जाओगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुम बस बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। बेशक अगर दोनों के बीच ये डील हो जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो अगर कियारा का ऑफर ना मानती तो भी कियारा समर के वापस आने तक उसको ऐसे ही उलझाकर टाइम पास कर सकती थी। जब उसने देखा कि सामने खड़ी पॉइजनस स्पाइडर ने उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, तो कियारा ने एक बार और कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी के अभी 10 करोड़ रुपए दे सकती हूँ। पॉइजन स्पाइडर ने उसकी बात सुनकर गुस्से से घूरते हुए मुस्कुरा कर कहा, 10 करोड़? एक बिग शॉट सीईओ की जिंदगी की कीमत सिर्फ 10 करोड़? ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? कियारा ने तुरंत पैसे बढ़ाते हुए कहा, तो तो फिर 20 करोड़, 20 करोड़ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पॉइजनस स्पाइडर ने उसके ऑफर सुनकर फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम टाइम पास करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये बेकार है। मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल तुम्हारी जिंदगी में दिलचस्पी है। और पॉइजनस स्पाइडर ने ठंडी मुस्कान दी और उसकी आंखों में जानलेवा चमक आ गई। लेकिन जब उसने कियारा के चेहरे को देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही आकर्षण दिखाई दिया। पता नहीं क्या हुआ, पॉइजनस स्पाइडर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, एक मिनट, तुम्हारी आंखें देखकर मेरा मन बदल रहा है। कियारा ने तुरंत एक्साइटेड होते हुए कहा, पॉइजनस स्पाइडर, बोलो बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो मुझे जाने दोगी? पॉइजनस स्पाइडर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर तुम अपने पति को मारने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना मेरे आदमी तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये कहते हुए उसने एक जोरदार सीटी बजाई। सीटी बजाते ही दो हाथ कटे काले कपड़े वाले आदमी कोनों से निकलकर पॉइजनस स्पाइडर के पीछे आकर खड़े हो गए। पॉइजनस स्पाइडर ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, ओह शैडो किंग, शैडो किंग, तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम अपनी बीवी को मुझसे बचा नहीं सकते। तुमने मेरा हाथ तोड़ा था ना, जिसकी वजह से अब वो कभी स्नाइपर गन नहीं चला सकती। अब देखना, आज मैं तुम्हारी वाइफ के साथ क्या करूंगी, फिर उसे मार डालूंगी। पॉइजन स्पाइडर ने जो कहा था उसे सुनने के बाद कियारा का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। उसने उन्हें देखकर डरते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम भी तो एक लड़की हो, फिर मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भला? पॉइजन स्पाइडर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, एक डरावनी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगी। कियारा भी ये मुस्कान देखकर समझ गई थी कि वो उस पर कोई रहम करने वाली नहीं है। इसलिए उसने अपने मन ही मन अपने आप से कहा, कियारा, कियारा क्या सोच रही है? जल्दी से भाग यहां से, नहीं तो ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। पागल लड़की, भाग ले। वो समझ गई थी कि उसे भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर यहां पर रही तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन सामने का दरवाजा तो पॉइजनस स्पाइडर ने बंद ही कर दिया था। वो खुद उसके सामने खड़ी थी। अगर वो भागना चाहती तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ऊपर की बालकनी, और वो बस वहीं से कूदकर भाग सकती थी। इसलिए कियारा पलटी और ऊपर की ओर भागने लगी। अगर वो उस बालकनी से कूदकर जोर से मदद के लिए चिल्लाएगी तो सोसाइटी में मौजूद गार्ड उसकी आवाज सुन लेंगे और उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। उसके पास अपनी जान बचाने का एकमात्र यही रास्ता बचा था, इसलिए उसने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। पॉइजनस स्पाइडर ठहाका मारकर हंसने लगी। उसने सोफे से एक तकिया उठाया और उसकी तरफ मारते हुए कहा, हो, क्या क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो? लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग सकती हो? कियारा ने केवल 2 ही कदम उठाए थे कि तकिया उसके सिर पर जाकर लगा। उसका शरीर झुक गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका हाथ जमीन पर लगा, खून बहने लगा। इससे उसको बहुत दर्द भी हो रहा था। लेकिन कियारा
ने इस दर्द की कोई परवाह नहीं की। उसने मन ही मन अपने आप को प्रेरित करते हुए कहा, नहीं, नहीं कियारा, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम्हें यहाँ से भागकर जाना ही होगा, यहाँ से निकलना ही होगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उसने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसका हाथ कितना दर्द कर रहा है। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और दोबारा से भागने लगी। उसे ऐसे भागते हुए देखकर पॉइजन स्पाइडर एक बार और फिर हंसी और उसने सोफे पर से एक और तकिया उठाया, कियारा की तरफ फेंक दिया। तकिया उड़कर फिर से सीधा कियारा की पीठ पर जाकर लगा। इस बार कियारा गिरी तो उसका माथा जमीन पर लगा। उसके माथे पर एक गहरी चोट लग गई। उसका सिर चकरा रहा था और अब वो और भाग नहीं सकती थी। उसे लगातार 2 बार मारा गया और अब उसमें भागने की ताकत भी नहीं बची थी, इसलिए शरीर भी घायल हो गया था। इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह हताश होकर जमीन पर बैठ गई। पॉइजन स्पाइडर फिर मुस्कुराई और कियारा की तरफ आगे बढ़ते हुए बोली, हो कियारा, भागने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे हाथों से नहीं बचकर भाग सकती। डर के मारे कियारा के रोंगटे खड़े हो गए। उसका खूबसूरत चेहरा खून से लथपथ हो गया और वो पॉइजन स्पाइडर से डरती हुई जमीन पर पीछे की ओर सरकने लगी। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? प्लीज मुझे छोड़ दो ना। तभी पॉइजन स्पाइडर अपनी जगह पर रुक गई। उसने अपने पीछे खड़े दोनों आदमियों से कहा, तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने हो और तुम बस देख रहे हो। पॉइजन स्पाइडर की बात सुनकर उसके दोनों आदमियों ने अपने होठों पर जीभ फिराई और अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कियारा की तरफ चल पड़े। उनके इस टेढ़े चेहरे ने कियारा को और भी ज्यादा डरा दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, प्लीज, प्लीज मेरे पास मत आओ। अगर तुम मेरे करीब आए तो देखो मैं चिल्लाऊंगी, प्लीज। पॉइजनस स्पाइडर उसकी बात सुनकर और जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो कियारा के पास चलकर आगे आई और उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, चिल्लाओगी? चिल्लाओ ना। मैंने पहले ही गार्ड को बेहोश कर दिया है। अगर तुम गला फाड़कर भी चिल्लाओगी तो भी तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। साथ ही मैं जानती हूँ कि नेपानिया पैलेस के सभी विला साउंड प्रूफ हैं, इसलिए तुम्हारी आवाज इन चार दीवारी से बाहर जा भी नहीं पाएगी। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है। कियारा का चेहरा अब देखने लायक था। तभी उसने कांपते हुए कहा, बेशर्म, अगर तुम्हारे आदमी मेरे जरा भी करीब आए तो मैं खुद को मार डालूंगी। अगर मैं मर भी गई तो सोच लो, मेरे पति तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो देखना अंजाम बुरा होगा। तभी पॉइजन स्पाइडर ने कहा, ओ, तुम सुसाइड करोगी, आत्महत्या? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आत्महत्या भी कर लोगी तो ये दोनों तुम्हारी लाश को भी अभी नहीं छोड़ेंगे और मैं पूरे इंदौर में ये बात फैला दूंगी कि तुम्हारे पति ने तुम्हें गैर मर्दों के साथ पकड़ लिया था, इसलिए उसने गुस्से में तुम्हें मार दिया। जिससे उसे जेल भी हो जाएगी तो मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं और तुम भी बदनाम हो जाओगी। पॉइजनस स्पाइडर ने विकृत हंसी हंसी। जो उसने शब्द कहे वो बिल्कुल पत्थर की तरह लग रहे थे। पॉइजनस स्पाइडर की बातें सुनने के बाद कियारा बिल्कुल निराश हो गई। वो मूल रूप से अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या करने की धमकी दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर उसने आत्महत्या कर भी ली तो वो आज इस चुड़ैल से बच नहीं पाएगी। ये लड़की स्पष्ट रूप से एक राक्षस मानसिकता वाली चुड़ैल थी। दुनिया में इतनी दुष्ट लड़की कैसे हो सकती है? उसका दिल इतना निराश कैसे था? वहीं दूसरी ओर समर जब निपानिया पैलेस के मुख्य द्वार के सामने पहुंचा तो उसकी मांसपेशियां तन गई। उसने देखा सिक्योरिटी के गार्ड के दरबान सभी बेहोश पड़े थे। समर ने ध्यान से देखा तो पाया कि उनकी गर्दन पर स्पाइडर की हथेली का निशान था। भले ही वो इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो फिर भी समझ गया था कि ये निशान तो पॉइजनस स्पाइडर के सिग्नेचर का है। जैसे उसे समझ आया, उसके मन में सबसे पहले कियारा का ख्याल आ गया। ये सोचते ही उसने मन ही मन कहा, ओह, कहीं कहीं कियारा की जान खतरे में तो नहीं? शायद है। समर का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया था। वो तुरंत विला नंबर 13 की ओर भागा। वो जानता था कि पॉइजनस स्पाइडर वहां पर आ चुकी होगी और उसका निशाना कियारा बन चुकी होगी। इस समय समर खुद को दोषी मान रहा था। उसने खुद को कोसते हुए कहा, बेवकूफ,
समर, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? पॉइजनस स्पाइडर जब एक बार कियारा पर हमला कर सकती है तो दोबारा भी तो उसको निशाना बना सकती है। मैंने इसके बारे में सोचा भी क्यों नहीं? पागल इंसान। समर ने शुरू में सोचा था कि उसने पॉइजनस स्पाइडर का हाथ तोड़ दिया है, इसलिए वो कुछ देर के लिए वापस नहीं आएगी। लेकिन यह तो उसने सोचा भी नहीं कि एक दिन में वो फिर वापस आ जाएगी। विला के अंदर कियारा पीछे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपने आसपास की हर चीज, तकिए से लेकर कप तक उठाई और उन्हें पॉइजनस स्पाइडर के दोनों आदमियों पर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन दोनों ने अपने हाथ हिलाए, उन चीजों से दूर फेंकते गए और कुछ कदम चलकर कियारा के सामने आ गए। उनमें से एक आदमी ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, "ओह, बेबी, बेबी, इतने नखरे क्यों कर रही हो? हम तुम्हें प्यार करना चाहते हैं। हमें प्यार करने दो ना बेबी।" उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कियारा को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। ऐसे खतरनाक पल में कियारा ने अपनी हील उतारी और उस आदमी के चेहरे पर दे मारी। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी को उसकी हाई हील से चोट लगी थी। भले वो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर 6 नंबर के जूते का टैटू बन गया। उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कियारा को एक किक मारी और चिल्लाते हुए बोला, "ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं।" उसने गुस्से में कियारा को एक और किक मारी, जिससे कियारा कुछ दूर जा गिरी। उसका मुंह जमीन से टकरा गया और खून बहने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत अब बची नहीं थी। अब उसके लिए हिलना भी असंभव हो गया था। वो आदमी बहुत पावरफुल था। कियारा चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तभी उनको एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। विला का मेन डोर किसी ने लात मारकर तोड़ दिया था। सबने जब उस तरफ देखा तो समर बड़े बड़े कदमों के साथ उनकी तरफ चला ही आ रहा था। जब उसने कियारा को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। जब शैडो किंग क्रोधित होता है तो हजारों मील के भीतर लाशें ही लाशें बीत जाती हैं। ये कहावत हमेशा से चली आई थी। समर पलक झपकते ही कियारा के पास पहुंच गया। उसकी आंखें चिंता और पछतावे की भावना से भरी हुई थी। समर ने कियारा का गाल सहलाते हुए कहा, "हनी, हनी, क्या तुम ठीक हो?" पॉइजनस स्पाइडर उसकी दुश्मन थी और उसे मारने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन कियारा सिर्फ इस झंझट में इसलिए घसीटी जा रही थी क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। ये देखकर कि समर आ गया है तो कियारा की आंखों में चमक आ गई थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मैं लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसका सिर झुक गया और वो बेहोश हो गई। वो बस से डर गई थी कि उसे चोट लग गई है। अचानक ये देखकर समर वापस आ गया। उसका दिल बहुत उत्तेजित हो गया था। धड़कन बढ़ गई थी और जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। कियारा के माथे पर खून देखकर समर के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए पॉइजनस स्पाइडर से कहा, "पॉइजनस स्पाइडर, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। देखते हैं कहां तुम बचकर जाओगे।" ये सुनकर पॉइजनस स्पाइडर का भी चेहरा बदल गया। उसने अपने साथियों से कहा, "ओह, ओ नो यार, शैडो किंग वापस आ गया। हमें यहां से भागना होगा। मुझे लग रहा है कि अब वो हमें छोड़ेगा नहीं।" और ये कहते वो पलटी और मेन डोर की तरफ भागने लगी। वो मूल रूप से शैडो किंग के वापस आने से पहले कियारा को मारना चाहती थी, लेकिन अपने टूटे हाथ का बदला कियारा से लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा समय भी बर्बाद हो गया था। अब जब शैडो किंग वापस आ गया था तो पॉइजनस स्पाइडर के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कभी भी शैडो किंग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। पॉइजनस स्पाइडर सीधे घर के बाहर निकल गई और रात में गायब हो गई। लेकिन उसके आदमी भाग नहीं पाई। समर ने उन दोनों की गर्दन तोड़ दी। उसके बाद समर ने कियारा को जमीन से उठाया और सोफे पर लिटा दिया। फिर उसने उस तरफ देखा जिस तरफ पॉइजनस स्पाइडर भाग कर गई थी और कहा, "क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगी? आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें आज मरना ही पड़ेगा पॉइजनस स्पाइडर। आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी।" ये कहते वो तुरंत हरकत में आ गया। तुरंत उसकी तरफ भागा और जिस दिशा में पॉइजनस स्पाइडर गायब हो गई थी। रात के 12 बजने वाले थे। हर जगह बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। पॉइजनस स्पाइडर सरस्वती नदी की तरफ भागी।
उसने नदी पर एक नाव छोड़ी थी और अगर वो वहां पर पहुंच गई तो बच सकती थी। और सरस्वती नदी उसके ठीक सामने थी और पॉइजनस स्पाइडर के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। लेकिन तभी अचानक एक शैडो उसके सामने आई, जिसे देखकर वो वहीं पर रुक गई। उसने ऊपर देखा और तुरंत उसका चेहरा बदल गया। जिस व्यक्ति ने उसका रास्ता रोका था वो कोई और नहीं, शैडो किंग ही था। शैडो किंग की स्पीड बहुत तेज थी। उसने कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लिया था। पॉइजनस स्पाइडर की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। चेहरा काला पड़ गया था और डरते हुए उसने कहा, शैडो किंग, शैडो किंग, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? समर ने गंभीर भाव से ठंडे स्वर में कहा, पॉइजनस स्पाइडर, जिस क्षण तुमने कियारा को मारने के बारे में सोचा था उसी क्षण तुम्हारी मौत तय हो गई थी। सच कहूं तो जब से वो शैडो ग्रुप से इंदौर लौटा था, तब से उसने किसी को ना मारने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। लेकिन फिर अगर वो सब छोड़ना चाहता था तो उसके दुश्मन उसे जाने नहीं दे रहे थे। वो न केवल उसे मारना चाहते थे, बल्कि उसकी पत्नी को भी मारना चाहते थे। समर इतना गुस्से में था कि वो चक्कर भी शांत नहीं उसका हो रहा था। ये जानते हुए कि वो बच नहीं सकती, पॉइजनस स्पाइडर ने हार मान ली और वो आगे बढ़कर मौत की लड़ाई के लिए तैयार हो गई। समर ठंडी हंसी हंसा। उसकी आंखें नीचे कर कर वो देख रही थी, जैसे वो किसी चींटी को देख रहा हो। ये देखकर कि समर ने उसे नीचे नजरों से देख रहा है, कमजोर समझ रहा है, पॉइजनस स्पाइडर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपना आपा खोते हुए कहा, तुमने तुमने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की है। ये कहते हुए वो आगे की ओर उछली। दाहिने पैर से समर के पेट को निशाना बनाते हुए एक जोरदार किक मारी। समर फिर से ठंडी हंसी हंसा। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और बिजली की स्पीड से पॉइजनस स्पाइडर के किक को रोकने के लिए उसके पैर पर बराबर किक मार दी। दोनों के पैर टकराए। पॉइजनस स्पाइडर का पैर जोरदार आवाज के साथ टूट गया। उसने चीख मारी और डरे हुए चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ी। एक चाल और पॉइजनस स्पाइडर हार चुकी थी। अगर समर के सामने टाइगर किंग होता तो वो थोड़ा चिंतित होता, लेकिन पॉइजनस स्पाइडर सिर्फ उसके सामने एक चींटी के बराबर थी, जिसे वो एक चुटकी में मसल सकता था। पॉइजनस स्पाइडर एक अच्छे स्नाइपर थी, लेकिन जब से समर ने उसका हाथ तोड़ा था तब से वो बंदूक नहीं चला सकती थी और वह बिना दांतों वाली शेरनी बन गई थी। पॉइजनस स्पाइडर कियारा के साथ जो करने वाली थी उसे याद करके समर गुस्से से उबल चुका था। यह उसकी पत्नी को मारना चाहती थी तो समर इसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था। उसने अभी तक कियारा को छुआ भी नहीं था, फिर भी पॉइजनस स्पाइडर के आदमियों ने उसे छूने की हिम्मत की। वो वास्तव में अपनी मौत की तलाश में थे। समर पॉइजनस स्पाइडर के सामने आया, अपना दाहिना पैर उठाया और अपनी जांग पर जोर से कदम रखा। एक गहरी आवाज पॉइजनस स्पाइडर के निचले हिस्से में विस्फोट हो गया। उसने अपना मुंह खोला और एक चीख निकल गई। चीख बहुत ही दयनीय थी। नदी के किनारे पक्षी भी डर गए और वो उड़ने लगे। पॉइजनस स्पाइडर ने अपनी जांग को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें गुस्से से भर गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, शैडो किंग, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने वास्तव में मेरी पूरी टांग को खत्म कर दिया। अगर नजरें मार सकती तो वो अपनी नजरों से ही शैडो किंग को मार देती, समर ने कहा। क्या तुम मुझसे वाकई में नफरत करती हो? पॉइजनस स्पाइडर ने कराहते हुए कहा, शैडो किंग, तुम ज्यादा घमंड मत करो। जल्द ही तुम्हें भी ऐसे ही महामहिम टाइगर किंग कभी जाने नहीं देंगे। तुम्हारी मौत बिल्कुल नजदीक है शैडो किंग। समर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं इस टाइगर किंग को लगभग भूल ही गया था। बताओ तो फिर वो है कहां आखिरकार? उसने नाम में से हिलाते हुए कहा, इसके बारे में सोचना भी भले भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। समर ने एक करीबी से मुस्कान के साथ कहा, ओह ठीक है, मत बताओ, मरो फिर। ये कहते हुए उसने ठंडी मुस्कान दी और अपना हाथ घुमाया और अगले ही पल उसके बाजू पर बंधे हुए चाकू बंद से निकालकर एक चाकू उसके हाथ में ले लिया। वो पॉइजनस स्पाइडर की तरफ आगे बढ़ा। जब बात उसके दुश्मनों की आती तो वो हमेशा क्रूर रहता। शैडो ग्रुप में कोई भी उसका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे वो सारी जानकारी मिल जाती थी जो वो चाहता था। समर के हाथ में काला चाकू देखकर पॉइजनस स्पाइडर का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि
वो इस चाकू को जीवन लेने वाला चाकू कहा जाता है। इस चाकू की वजह से कई लोग मर चुके थे। वो मरना नहीं चाहती थी और वो 1000 कट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, शैडो शैडो किंग, अगर क्या मैं तुम्हें बता दूं कि टाइगर किंग कहाँ है, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? समर ने उसी क्रीपी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और अपने चाकू की धार चेक करता हुआ बोला, नहीं, अगर तुम मुझे बता दो कि टाइगर किंग कहाँ है, तो मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगा, तुम्हें बस एक आसान मौत दूंगा। पॉइजन स्पाइडर ने उसकी बात सुनकर निराश होते हुए कहा, "हम्म, अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं बताऊं ही क्यों?" तभी समर ने गंभीर होते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मत बताओ, मैंने कब पूछा। ये कहते हुए उसने अपना धारदार चाकू पॉइजन स्पाइडर की भुजाओं में घोंप दिया, जिसे उसके मांस का एक टुकड़ा कट गया। पॉइजन स्पाइडर ने एक दयनीय चीख मारी। चेहरा बिल्कुल काला पड़ता जा रहा था। लगातार खून बह रहा था। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और ऐसे करते करते समर ने अपने 20वें कट पर पहुंच गया था। तब पॉइजन स्पाइडर इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, शैडो शैडो किंग, प्लीज प्लीज मुझे मार डालो शैडो किंग, मैं और सहन नहीं कर सकती, प्लीज। समर ने चाकू से खून पहुंचते हुए कहा, यह तो बिल्कुल आसान है। अगर तुम मरना चाहती हो तो मुझे बता दो टाइगर किंग कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, भले ही तुम कितना मर्जी गिड़गिड़ा लो। चाकू से खून पहुंचते हुए समर का चेहरा क्रूर लग रहा था। पॉइजन स्पाइडर समझ गई थी कि उस पर अगर समर तरस खाने वाला नहीं है, इसलिए उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। टाइगर किंग एलआईजी रोड पर है, सनशाइन रियल एस्टेट का अबंडेंट तहखाने में छिपा हुआ है। पॉइजन स्पाइडर उस भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार उसने वो खुफिया ठिकाना बता ही दिया जहां टाइगर किंग छुपा हुआ था। समर ने उसके मुंह से टाइगर किंग का पता सुना तो वो खुश होते हुए बोला, अब तुम मर सकती हो। ये कहते हुए उसने समर ने चाकू की तरफ हाथ बढ़ाया और वो पॉइजनस स्पाइडर को चाकू मारने ही वाला था, तभी उसे एक कर्कश आवाज सुनाई दी, महाराज, महाराज शैडो किंग, प्लीज रुक जाएं। ये आवाज एक काले कपड़े पहने दो अंधेरे युवाओं की अंदर से आई। दो युवक, एक लड़का और एक लड़की। यहाँ लड़का बहुत ही हैंडसम और वहीं लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। जो आवाज समर ने सुनी वह इस लड़की की थी। वो लगभग 20-21 साल की थी और उसका चेहरा आकर्षक था। शरीर बिल्कुल दुबला पतला और बहुत ही तेज थी। समर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, कौन हो तुम? मुझे रोकने वाले आखिरकार हो कौन तुम? उसे यकीन था कि इस सुंदर सी लड़की ने वो कभी मिला नहीं है, लेकिन वो उसे कैसे जानती है? सच कहूं तो वो लड़की काफी सुंदर थी। उसका चेहरा चमकीला था और नाक बिल्कुल नुकीली, त्वचा दूध के जैसी सफेद और उसका फिगर परफेक्ट था। वह एक तेंदुए की तरह थी। वह एक टोंट पर थी और अपने शरीर पर एक ओंस भी की चर्बी नहीं थी। ये स्पष्ट था कि एक लंबे समय तक वर्कआउट करने का नतीजा था। वो सुंदर सी लड़की ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, शैडो किंग, मुझे अपना इंट्रो देने दो। मेरा नाम निशा है, मैं ड्रैगन ग्रुप से हूँ। हम पहले कभी नहीं मिले, मैंने भी आपकी सिर्फ तस्वीर देखी थी। ड्रैगन ग्रुप? समर ने थोड़ी हैरानी से अपनी भौहें सुकोड़ी। वो स्वाभाविक रूप से ड्रैगन ग्रुप के बारे में जानता था। यह इंडिया की एक स्पेशल फोर्स टीम थी जो एक स्पेशल डिपार्टमेंट से थी। ड्रैगन ग्रुप का हर एक मेंबर बहुत पावरफुल होता था। समर जब शैडो ग्रुप से था तो एक बार उसका सामना ड्रैगन ग्रुप के मेंबरों से हुआ था। उसने पहली बार एक मेंबर को एक पंच से टाइगर को मारते हुए देखा था। वो कहानियों में बताए गए हीरोज के समान था। उनका मुख्य काम देश की रक्षा करना, सरकारों की रक्षा करना, विदेशी सेनाओं के आक्रमण को रोकना। ड्रैगन ग्रुप का कप्तान ड्रैगन किंग था। वो ड्रैगन ग्रुप का किंग था और सबसे ग्रुप का शक्तिशाली आदमी। बेशक ड्रैगन किंग 7 किंग में से सबसे सीक्रेट था, उसे कभी किसी ने कार्रवाई में नहीं देखा था। ऐसा कहा जाता था कि जिसने भी उसे देखा वो मर गया। लेकिन ड्रैगन ग्रुप के 10 मेंबर थे।
समर सभी 10 मेंबरों को जानता था, लेकिन वो निशा को पहचानता नहीं था। स्पष्ट रूप से निशा ड्रैगन ग्रुप की मेन मेंबर नहीं थी। उसे केवल एक एक्सटर्नल बैकअप मेंबर कहा जा सकता है। ड्रैगन ग्रुप के हर शख्स में बैकअप मेंबर होते हैं। ये खूबसूरत लड़की स्पष्ट रूप से इंदौर की एक एक्सटर्नल बैकअप मेंबर होगी। समर ने भौहें सुकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, निशा, मुझे पॉइजनस स्पाइडर को मारना ही पड़ेगा। पॉइजनस स्पाइडर ने उसकी पत्नी को मारने की कोशिश की थी। समर ने उसे पहले ही मौत की सजा सुना दी थी। भले ही वो ड्रैगन ग्रुप ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी उसे उसे मारना ही होगा। निशा के बगल में खड़े हैंडसम से लड़के ने भौहें सुकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, शैडो किंग, भले ही आप शैडो ग्रुप के किंग हैं, लेकिन ये इंडिया है। आप यहाँ अपनी मर्जी से किसी को नहीं मार सकते। ड्रैगन ग्रुप इंडिया का सबसे शक्तिशाली था। वो सीधे राष्ट्रपति के अंडर काम करते थे और भले ही पीएम हो या फिर सीएम या आर्मी कमांडर उनके सामने क्यों ना हो, उन्हें भी उनके साथ सम्मान से बात करनी ही पड़ती थी। लेकिन अब जब शैडो किंग ने उन्हें देखा तो वो न केवल गुस्से में दिख रहा था, बल्कि उसे उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। समर का बेपरवाह स्वभाव देखकर वो अभिमानी और घमंडी युवक असंतुष्ट हो गया। समर ने दुखी होकर उस हैंडसम युवक की तरफ देखा और कहा, तुम हो कौन? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? उस हैंडसम से लड़के ने समर की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम रणजीत है। मैं ड्रैगन ग्रुप की इंदौर टीम का डिप्टी हेड हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि पॉइजनस स्पाइडर को हमारे हवाले कर दो। वो टाइगर किंग के लिए काम करती है। हमें उसे पर्सनल रूप से पूछताछ करनी होगी। आगे का काम हमारा है। रणजीत के चेहरे पर गर्व था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को आदेश दे रहा हो। समर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने गुस्सा करते हुए कहा, ओह, तो तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? यहाँ तक कि तुम्हारा बॉस ड्रैगन किंग भी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी रणजीत ने गर्व से कहा, शैडो किंग, ये इंडिया है और शैडो ग्रुप नहीं। यहाँ इंडिया में ड्रैगन ग्रुप के लिए ये कहावत कहते हैं, अगर आप शेर हैं तो भी आपको झुकना होगा, अगर आप अजगर हैं तो आपको सिकुड़ना होगा। आप चाहे कुछ भी हैं, आपको ड्रैगन ग्रुप के सामने झुकना ही होगा। रणजीत भी शैडो किंग का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहा था। हाँ, शैडो किंग शैडो ग्रुप का किंग था। उसे धरती के सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। लेकिन ये सब अंडरवर्ल्ड की किंवदंतियां थी। ड्रैगन ग्रुप का मेंबर होने के नाते वो अपने मन ही मन इस बात को नहीं मानता था। उसके हिसाब से सिर्फ कहावतें थी। पूरी दुनिया में 7 ग्रुप के 7 किंग थे। हर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। वो फिर शैडो किंग ही दुनिया में एक नंबर क्यों होना चाहिए? रणजीत ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसके नजरिए में उसका नेता ड्रैगन किंग नंबर 1 होना चाहिए। इस प्रकार जब उसने शैडो किंग को देखा तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो वो शैडो किंग को नीचा गिराना चाहता था। लेकिन रणजीत ने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। शैडो किंग कौन था? वो सम्राट था। सम्राट। किंग की गरिमा को भड़काया नहीं जा सकता। किंग को भड़काने वालों को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए था। समर ने रणजीत की आंखों में देखा और हल्का मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं पॉइजनस स्पाइडर को नहीं छोड़ता तो क्या हो सकता है? बताइए। अब क्या कहेगा ड्रैगन ग्रुप का मेंबर, ये देखेंगे। अभी पहले हम अपने जो कल के कमेंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों, हमारे बीच हैं संदीप कुमार जी जो नैनीताल उत्तराखंड से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मुनावर अहमद जी हैं, गुड गुड लिखते हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। परवीन सिंह बंजारे हैं, स्टोरी मस्त लग रहा है सर, थैंक यू सो मच सर। फर्रुख अहमद जी हैं, ये सऊदी से हमारी कहानी देखते हैं और हमारी हर कहानी को देखते हैं। फर्रुख जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मिस्टर CH2OT मस्त है, थैंक यू सो मच मिस्टर भाई। गजेंद्र जी हैं जो श्री राम लिखते हैं, जय श्री राम ब्रदर। हैप्पी शर्मा जी हैं जो पलवल से हैं, SI, थैंक यू हैप्पी शर्मा जी। राजेश सिंह जी हैं जो कहते हैं कि जल्दी अपलोड करें भाई जी, हर रोज शाम को 7 बजे अपनी कहानी आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुनते हैं। राकेश मिश्रा जी हैं जो सोनितपुर असम से देख रहे हैं। राकेश मिश्रा, थैंक यू सो मच ब्रदर। शिवशंकर शाह जो कोलकाता से हैं, थैंक यू सो मच शिवशंकर जी। राजेंद्र गुप्ता जी हैं जो एपिसोड 7 आज अभी आ रहा है सर, सुनिए, आप सुनिए।
इशफाक शाह जी हैं, बहुत अच्छे कहानी है जी, थैंक यू सो मच जी इशफाक शाह, पाकिस्तान से देखते हैं ये हमारी कहानी। मोहम्मद अयूब खान जी हैं, और भाग अपलोड करें। मोहम्मद जी हो चुके हैं, और ये हर रोज शाम को 7 बजे आती है कहानी। बरकत अली जी हैं, जो कहानी इनको बहुत अच्छी लगती है, ये कानपुर से हैं, थैंक यू सो मच बरकत अली जी। वी प्रवीण कुमार, बेईमानी मोहब्बत कहानी। बेईमानी मोहब्बत कहानी अभी प्रोसेसिंग में है ब्रदर, उसका सेकंड सीजन हम जल्दी लेकर आएंगे। अंकित भाई, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच अंकित भाई, ये यूपी प्रतापगढ़ रानीगंज से हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। परवीन सिंह बंजारे हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, मेरा गांव कश्मी है सर, थैंक यू सो मच ब्रदर। राजनारायण गुप्ता जी हैं, जो सूरत से हैं, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहानियां सुनते हैं, बड़ी अच्छी आपको कहानी लगती है। मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आपके व्हाट्सएप के अंदर आपके शहर के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, तो प्लीज़ मेरे एक रिक्वेस्ट मानकर मेरा इतना सा काम ज़रूर कर दें। आप इस कहानी के लिंक को अपने उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, और कहें कि आपके भाई की कहानी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। चलिए वापसी लौटते हैं कहानी पर। शैडो किंग ने उससे कहा, अगर मैं पॉइजनस स्पाइडर को नहीं छोड़ता तो क्या होगा? रंजीत ने बड़ी ही बेफिक्री से सीधा और स्पष्ट जवाब दिया, शैडो किंग, अगर तुम पॉइजनस स्पाइडर को नहीं छोड़ती तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। समर ने भी निडरता से कहा, ओह सच में? तो मैं अभी पॉइजनस स्पाइडर को मार देता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम तेज हो या मेरा खंजर तेज है। ये कहते हुए उसने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने खंजर से पॉइजनस स्पाइडर के गले पर वार कर दिया। रणजीत के हाव भाव बदल गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, शैडो किंग, शैडो किंग, तुम्हारी ये हिम्मत! और तेजी से पॉइजनस स्पाइडर को बचाने के लिए उसकी तरफ भागा। उसे सीनियर ऑफिसर से पॉइजनस स्पाइडर को जिंदा पकड़ने और टाइगर किंग के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के ऑर्डर मिले थे। अब जबकि शैडो किंग पॉइजनस स्पाइडर को मारना चाहता था, तो स्वाभाविक रूप से रणजीत को उसे बचाने के लिए बीच में कूदना ही पड़ा। लेकिन समर का खंजर बिजली की स्पीड से पॉइजनस स्पाइडर के गले के आर पार हो गया था। उसके गले से ताजे खून की धारा भी बह निकली थी। पॉइजनस स्पाइडर ने अपना गला पकड़ लिया। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थी। वो अपनी आखिरी सांस लेती हुई लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। यह देखकर रणजीत चौंक गया। तभी उसने फुसफुसाते हुए कहा, ओह कितना तेज है ये! शैडो किंग की स्पीड बहुत तेज थी। उसने अभी अभी दौड़ना शुरू किया था कि समर ने अपना खंजर पॉइजनस स्पाइडर के गले के आर पार कर दिया था। उसके पास रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि शैडो किंग ने पॉइजनस स्पाइडर को मार दिया है और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसका दिल गुस्से से भर गया। रणजीत ने गुस्से से समर को घूरते हुए कहा, शैडो किंग, तुम ड्रैगन ग्रुप के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन समर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो पॉइजनस स्पाइडर की डेड बॉडी को घूर रहा था। वो जानता था कि वो पॉइजनस स्पाइडर की लाश को वहां पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। समर ने पॉइजनस स्पाइडर की लाश को नदी में फेंक दिया। नदी के पानी ने तुरंत उसके शरीर को ढक लिया और पानी में मौजूद मछलियां उसको खाने लगी। मारा और मछलियों को खिला दिया। और शैडो किंग वास्तव में ही बहुत ज्यादा क्रूर था। निशा भी बिल्कुल बदल गई थी। वो ये देखकर चौंकती जा रही थी। रणजीत ने भी जब देखा कि समर ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, तो उसका चेहरा और ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए फिर कहा, शैडो किंग, क्या तुम्हें मेरी बात नहीं सुनाई दे रही? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रणजीत ने गुस्से में चिल्लाया और समर के सिर पर पंच मारा। वो इस घमंडी आदमी को सबक सिखाना चाहता था। ये देखकर कि रणजीत उस पर वार कर रहा है, समर का चेहरा भी गुस्से से भर गया। उसने भी घूरते हुए कहा, ओह, तुम मुझे मारना चाहते हो? ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ तेजी से ऊपर उठाया। रणजीत का पंच पकड़ लिया और उसने उसे खींचकर ठीक अपने सामने कर लिया। समर का बायां हाथ पंजे में ही बदल गया। बिजली की स्पीड से आगे आते हुए उसने रणजीत के गले को पकड़ लिया। रणजीत का चेहरा लाल हो गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रणजीत बिल्कुल दिक्कत में चौकन्ना हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ओह, इतनी मजबूती! शैडो किंग की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। उसने कभी इतने ताकतवर आदमी का सामना किया नहीं था। शायद केवल उनका हेड ड्रैगन किंग ही उसकी बराबरी कर सकता था।
समर ने ठंडे मुस्कान के साथ रणजीत से कहा। क्या क्या तुम्हें एक बात पता है? मैं तुम्हें मारने वाला हूं। और उसके पूरे शरीर से एक पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा था। वो नरक से आए मौत के देवता की तरह था। और जब उसने देखा कि कियारा घायल हो गई, उसके भीतर का राक्षस जाग गया था। उसने सोच लिया था कि जो भी अब उसके रास्ते में आएगा वो उसको मार डालेगा। शैडो किंग जब भी क्रोधित होता तो वो हजारों शवों का वध कर देता, और वो उग्र शैडो किंग इससे भूमि को रक्त से ढक देता था। निशा के हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। तभी उसने जल्दी से कहा, शैडो किंग, शैडो किंग, नहीं, नहीं, तुम रणजीत को छोड़ दो। उसे डर था कि अगर उसने थोड़ी भी देरी की तो शैडो किंग रणजीत को मार ही देगा। जानना चाहिए कि रणजीत की आइडेंटिटी इतनी सिंपल नहीं थी। उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता था, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। समर ने निशा को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे इसे जिंदा छोड़ने का कोई एक कारण बताओ। हो सकता है कि मैं इस पर तरस खा लूं। उसकी आवाज में भावनाएं नहीं थी। वो पल उसके लिए अंदर का किलिंग इंटेंट पूरी तरह से मुक्त हो गया था। खून का प्यासा शैडो किंग वापस अपनी स्थिति में आ गया था। तभी निशा ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, शैडो किंग, प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। समर ने गुस्से में कहा, लेकिन अब माफी मांगने का फायदा नहीं है। निशा ने समर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, शैडो किंग, इंडिया एक मॉडर्न सोसाइटी है। यहाँ ऐसे किसी को मारना इलीगल है। प्लीज आप ऐसा ना करें। समर ने आंखें मूंद ली और उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने घूरते हुए कहा, तो तो क्या तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करोगी? उसकी निगाह कुछ अलग हो गई थी। उसकी जानलेवा आंखों को देखकर निशा की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई थी। उसे कोई संदेह नहीं था कि अगर उसके जवाब ने समर को संतुष्ट नहीं किया तो रणजीत को कोई नहीं बचा पाएगा, और वो रणजीत को मरने नहीं दे सकती थी, और इसलिए वो शैडो किंग को नाराज भी नहीं कर सकती थी। निशा के दिमाग में हलचल मच गई। उसने कोई उपाय सोचने की कोशिश की और उसने थोड़ा सोचते हुए धीमे से कहा, मैं मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मैं महामहिम शैडो किंग को धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? पुलिस आपको परेशान करेगी क्योंकि आपने पॉइजनस स्पाइडर को मार दिया। मैं पुलिस से इस बात को करके आगे इन्वेस्टिगेशन न करने के लिए कह सकती हूँ। निशा का चेहरा बिल्कुल बदल गया था, लेकिन जब उसने देखा शैडो किंग पर उसकी बातों का असर लगभग हो रहा है, तो उसने सावधानी से बात आगे जारी रखना सही लगा और आगे कहा, महाराज शैडो किंग, अगर आप रणजीत को जाने देंगे तो हम आपके इंदौर में बहुत मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपकी पत्नी कियारा को सिक्योरिटी दे सकते हैं। शैडो किंग द्वारा रणजीत को जाने देने के लिए निशा ने कियारा को सिक्योरिटी में ड्रैगन ग्रुप के बाकी लोगों को लाने का वादा कर दिया। स्पष्ट रूप से ड्रैगन ग्रुप एक स्पेशल डिपार्टमेंट था जो केवल हायर ऑफिसर की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी लेता था। निशा निसंदेह कियारा की रक्षा हायर ऑफिसर की तरह करेगी, और ये एक बहुत ही हाई लेवल प्रिविलेज था। समर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ओके, ठीक है, मैं इस बार इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार नहीं, ध्यान रखना। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और रणजीत को 7-8 मीटर दूर फेंक दिया। वह जोर से जमीन पर जा गिरा। उसने रणजीत को तारे दिखा दिए थे। उसे चक्कर आने लगे थे। जब उसने रणजीत को छोड़ दिया तो उसने सभी बातों पर विचार किया। सबसे पहले कारण ये इंडिया था और यहाँ पुलिस थी, कानून था, शहर सरकार के पास अभी भी बहुत ताकत थी। दूसरा कारण उसके ड्रैगन ग्रुप के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। एक बार जब वो रणजीत को मार देता तो ड्रैगन ग्रुप भी उसका दुश्मन बन जाता, और यह पूरी तरह से कुछ और ही कहानी बन जाती। तीसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण था। वो हर दिन हर पल जब कियारा का पीछा नहीं कर सकता था। आखिरकार ड्रैगन ग्रुप के पास एक ऑफिशियल बैकग्राउंड था, और वो भी बहुत पावरफुल थे। अगर वो कियारा की रक्षा करेंगे तो उसका काम आसान हो जाएगा। ऊपर के सारे कारणों के बारे में सोचते हुए आखिरकार उसने रणजीत को जाने दिया। निशा का चेहरा थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। तभी उसने शांत स्वर में कहा, थैंक यू महामहिम शैडो किंग। प्लीज अगर आप जानते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि टाइगर किंग कहाँ है? हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। टाइगर किंग ड्रैगन ग्रुप का दुश्मन था। 1 साल पहले जब ड्रैगन ग्रुप टाइगर ग्रुप के एरिया में मिशन कर रहा था तो उन पर टाइगर किंग ने हमला कर दिया। टाइगर किंग ने ड्रैगन ग्रुप के वाइस कैप्टन का पैर तोड़ दिया था, और अब वो केवल एक लाठी की मदद से चल रहे थे। ड्रैगन ग्रुप को इस दुश्मनी का बदला लेना था। इससे पहले जब टाइगर किंग अपने एरिया में छिपा था तब भी उन्होंने मारने की कई बार कोशिश की,
लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अब जब टाइगर किंग इंडिया में आ ही गया था तो स्वाभाविक रूप से उससे छुटकारा पाना चाहते थे, अपने वाइस कैप्टन का बदला लेना चाहते थे। ड्रैगन ग्रुप इंडिया की बहुत मजबूत फाइटर्स की टीम थी और कुछ पहलियों में वो इंडिया के वंशजों का प्रतिनिधित्व करते थे। जो कोई भी इंडिया की प्रतिष्ठा की खतरे डालने की हिम्मत करता, तो चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, उन्हें मार दिया जाता। टाइगर किंग पहले से ड्रैगन ग्रुप की वांटेड लिस्ट के टॉप पर था। समर ने चाकू दूर किया और हल्के से निशा की बात का जवाब देते हुए कहा, पॉइजनस स्पाइडर ने बताया था कि टाइगर किंग एलआईजी रोड पर है, सनशाइन रियल एस्टेट के अबेंडेंट तहखाने में छुपा हुआ है। निशा ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, शैडो किंग, टाइगर किंग आपको मारने की कोशिश कर रहा है, क्या आप उसे बदला नहीं लोगे? समर ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, वाह निशा, तुम तो सुंदर होने के साथ साथ होशियार भी हो। तुम मुझे भड़काकर टाइगर किंग को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? निशा ने तुरंत सूखते हुए कहा, मैं मैं महामहिम शैडो किंग का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? प्लीज आप ऐसा न सोचें। समर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मैं टाइगर किंग को जरूर मारूंगा, लेकिन अभी नहीं। निशा ने अपनी बातों का जादू चलाने की एक और कोशिश करते हुए कहा, शैडो किंग, जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि अब वो सनशाइन रियल एस्टेट के तहखाने में है, तो अब भी आप उसको छोड़ रहे हैं? कहीं आपको इस किसी बात का डर तो नहीं लग रहा? समर ने फिर हल्के हुए मुस्कुराते हुए कहा, निशा, रिवर्स साइकोलॉजी मुझ पर वास्तव में काम नहीं करती। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूं कि अगर टाइगर किंग वास्तव में तहखाने में था, तो अब तक वो बहुत दूर जाकर चला गया होगा, वहां अब मिलेगा नहीं। ये कहते हुए मुड़ा और सिंपानिया पैलेस की ओर चल दिया। देखते ही देखते वो अंधेरे में गायब हो गया। वो टाइगर किंग को मारना चाहता था, लेकिन टाइगर किंग न केवल एक पावरफुल था बल्कि बहुत चालाक भी था। जब उसने पॉइजनस स्पाइडर को कियारा को मारने के लिए भेजा होगा, तभी उसने अपना ठिकाना बदल लिया होगा। समर को शैडो में गायब होता देखकर रणजीत का चेहरा पीला पड़ गया। वो निशा के पास आया और पूछा, लीडर, लीडर अब हमें क्या करना चाहिए? इंदौर में ड्रैगन ग्रुप के 30 से ज्यादा मेंबर थे। निशा उनकी लीडर थी और रणजीत असिस्टेंट लीडर। निशा ने हाथ हिलाया और शालीनता से कहा, तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा करो, हमें सनशाइन रियल एस्टेट के बेसमेंट में जाना है। मुझे नहीं लगता कि टाइगर किंग वाकई में वहां से भाग गया होगा। रणजीत ने तुरंत हाँ में जवाब दिया, जी लीडर। फिर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और टाइगर किंग को पकड़ने के लिए अपने ग्रुप मेंबर से संपर्क करना शुरू कर दिया। समर नदी किनारे पागलों की तरह भागता हुआ विला नंबर 13 के पास वापस आ गया। विला के अंदर कियारा का चेहरा पीला पड़ गया था। वो अभी भी हॉल के सोफे पर लेटी हुई थी। समर ने रबिंग हेलिकोहल गोज दवाई ली और उससे पहले कियारा के चेहरे के खून को साफ किया। फिर उसे रबिंग अल्कोहल से साफ किया और फिर उसने दवाई लगाई और आखिर में गोज में लपेट दिया। मम्मी जैसे दिखने वाली कियारा को देखकर समर का दिल दुख रहा था। वो जानता था कि ये लड़की सिर्फ उसकी वजह से घायल हुई है। तभी कियारा अचानक जोर से चिल्लाई, हाँ, प्लीज प्लीज मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना प्लीज। वो डर के मारे कांपे जा रही थी। जब वो बेहोश हो गई तो उसे एक बुरा सपना आया। समर की आंखों में आत्मद्वेष और चोट की भावना चमक उठी। उसने कियारा को कसकर गले लगा लिया और धीरे से कहा, हनी, हनी डरो मत, मैं हूं। कियारा पहले बहुत घमंडी थी, लेकिन अब बुरी तरह से डर गई थी। उसने धीरे से कहा, ओह, ओह डियर, ये सच में क्या तुम हो? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से कभी देख नहीं पाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली। देखा कि ये समर था जो उसके बगल में था। और समर को देखते ही तुरंत रोने लगी। जब उसने पॉइजनस स्पाइडर को देखा था, तब से वो बिल्कुल डरी हुई थी। वो बिल्कुल भयभीत हो गई थी। भले ही बिजनेस से वर्ल्ड की कियारा कवीन थी, बिजनेस में बहुत तेज थी, और लेकिन वो आखिरकार एक आम ही तो लड़की थी। जब किलिंग मशीनों जैसे पॉइजनस स्पाइडर से उसका सामना हुआ तो वो निश्चित रूप से कमजोर हो गई। इसलिए वो इतना डर गई थी। अगर समर समय पर ना आया होता तो वो आत्महत्या ही कर लेती। समर ने कियारा को पकड़ लिया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हनी, सॉरी, मैं वादा करता हूं अब मैं तुम्हें और ज्यादा चोट नहीं पहुंचाने दूंगा किसी को भी। वो शैडो किंग था, उसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी। और ये जब उसने पहली बार किसी को सॉरी कहा, तो वह भी अपनी पत्नी को। वो जानता था कि पॉइजनस स्पाइडर उसकी वजह से कियारा को मारने आई थी। यह वही था जिसने इस लड़की को मुसीबत में डाल दिया था। कियारा का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। उसे पहली बार किसी लड़के ने अपनी बाहों में भरा था। उसने खुद से सोचा,
कियारा, ये तुम्हारा पहला हक है और तुम इसका इस तरह से उपयोग कर रही हो। लेकिन समर बाहों में कियारा को सेफ फील हो रहा था। ऐसा लगा जैसे वो अपनी माँ की गर्म बाहों में वापस आ गई हो। कियारा के पेट में गुलगुल की आवाज आई। वो स्पष्ट रूप से भूखी थी। इससे उसे अजीब सा लगा और कियारा के पेट की आवाज सुनकर समर को भी पता चल गया कि कियारा को भूख लगी हुई है। उसने कियारा को अपने से अलग करते हुए कहा, हनी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। उसने कियारा को सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया और वापस जाने के लिए मुड़ा। वो किचन में गया तो उसने देखा वहां कुछ भी नहीं था। उसने फ्रिज खोला, फ्रिज भी बिल्कुल खाली था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कियारा घायल थी। उसे अभी एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन किचन में कुछ भी खाने के लिए था नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो सूप नहीं बना सकता था। इसके अलावा अब रात के 12 भी बज चुके थे। सारी दुकानें भी बंद हो चुकी थी। वो खाना खरीदने भी नहीं जा सकता था। तभी उसने अपने आप से कहा, जो भी हो, मुझे कियारा के लिए सूप बनाना ही होगा, चाहे मुझे पड़ोसियों से ही कुछ न उधार मांगना पड़े। ये कहते हुए समर ने विला के बाहर निकला और दरवाजा बंद किया। विला नंबर 14 की ओर चल पड़ा। 3 मिनट बाद वो विला नंबर 14 के पास पहुंच गया। हालांकि रात के 12 बज चुके थे, लेकिन घर की लाइटें अभी भी जल रही थी। स्पष्ट रूप से ये था कि वहां पर अभी रहने वाले सोए नहीं होंगे। समर ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में हल्के मेकअप और नए ड्रेस में एक होठ से लड़की बाहर निकली। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था। उसके लाल होठ ऊपर उठे हुए थे और चमकते हुए सफेद दांत उसकी लंबी पलकें दो खिड़कियों की तरह फड़फड़ा रही थी। यह बहुत ही आकर्षक था और यह लोगों को उनमें डूबने के लिए मजबूर कर रही थी। उसका शरीर पतला, भरा हुआ और सुंदर सा। जब वो मुस्कुराती हुई तो आकर्षक दिखती थी। इस समय उसने केवल पतली काली ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद होट लग रही थी। विक्रांत ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। आखिर कौन थी ये लड़की और क्या होगा अब इन दोनों के बीच? कहीं कोई मुसीबत और तो नहीं आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी पर एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर जरूर से जरूर करें। और जो कल कमेंट नहीं कर पाए, आज वो अपना कमेंट करें और अपने गांव और शहर का नाम जरूर से जरूर लिखें।